हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मेनली डी और एफ ब्लॉक दोनों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा डी ब्लॉक का, फिर एफ ब्लॉक का। लेकिन उससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको पहले समझूंगा, ठीक है, क्योंकि बिना उसको समझे हम आगे बढ़ नहीं सकते। मुझे पता है कि 11 में चैप्टर दिया गया है और वो हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसके बाद समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ये सोच के चलते हैं कि हम नहीं पढ़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सीधा सीधा मतलब समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब बताता क्या है ये? तो मेनली ये बता रहा होता है कि एक एटम के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन है, चूंकि आप सबको पता है एटम ये होता है कुछ इस तरीके से, ये एटम है और एटम के बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी क्या बनी होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। और इन कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मेनली इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो सबसे पहले समझिएगा कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है ना। और इन सेल के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे सब सेल होते हैं। और इन सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। और इन ऑर्बिटल के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, सबसे पहले सेल में जाएंगे, सेल के अंदर सब सेल में जाएंगे और सब सेल में फिर ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनों को भरना है, दैट मीन्स कैसे रखना है इलेक्ट्रॉनों को, उस व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये फाइंड आउट करना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग सेल में और हर सेल के सब सेल में, हर सेल के सब सेल में और सब सेल में ऑर्बिटल में। तो किस तरीके से वो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को हम जब जानते हैं या समझते हैं तो वही व्यवस्था समझने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। लिखवाने की जरूरत नहीं है, वैसा नहीं कि डेफिनेशन लेके चलना है। माइंड में ये रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है एक एटम के ऑर्बिटल में। क्लियर है। अब कहानी को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से समझिएगा। मैं इसको यहाँ से मिटाऊं, बिल्कुल, इससे हमारा लेना देना भी नहीं कुछ है। ये तो हमारी आंखों के सामने वैसे भी चलते रहता है। केमिस्ट्री मतलब एटम, एटम मतलब ये सब कुछ। तो मेनली समझिएगा, सेल को हम लोग एक्चुअल में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सब सेल को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्चुअल में जो एल होता है, ठीक है ना, एल सब सेल जो होता है, जैसे आप जानते होंगे, तो ये मेनली ऐसे होता है कुछ कि एस, पी, डी और एफ के फॉर्म में, ठीक है ना। सब सेल मतलब एस, पी, डी और एफ, और सेल मतलब एन, ठीक है। नॉर्मली आप बात करोगे तो ये जो है एक नंबर के बिहाफ पे आता है। अगर आप 4 तरीके का नंबर पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा बस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है और ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के अंदर सेल को डिफाइन कर रहा होता है ना, कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एक्चुअल में सब सेल को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि एक ऑर्बिट के अंदर, कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में है ना। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ऑर्बिटल के अंदर पोजीशन क्या मतलब, क्योंकि हम सबको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसी है। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में अपोजिट स्पिन करते हैं। एक अपवर्ड स्पिन मतलब घूम रहे होते हैं, तो एक अपवर्ड स्पिन करता है और एक डाउनवर्ड स्पिन करता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्पिन करता है, क्यों करता है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। डाउनवर्ड स्पिन करता है ताकि ये रिपल्सन को कम कर पाए और साथ में रह पाए। तो ये अपवर्ड स्पिन कर रहा है कि डाउनवर्ड स्पिन कर रहा है, उसको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ऑर्बिट वाली व्यवस्था को कौन बताता है, अपवर्ड स्पिन की
डाउनवर्ड स्पीड, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जी मन में चल रहा होगा सर ये एक्चुअल में क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है ना, जो स्पिन को बताता है। मेनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो उनके व्यवस्थाओं को रीअरेंज करके फॉर्मेट बता रहा होता है ऑर्बिट के अंदर, ठीक है ना, कि किस तरीके से व्यवस्थित है। मेनली ये स्पिन क्वांटम नंबर अपवर्ड स्पिन और डाउनवर्ड स्पीड बताता है। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि ऑर्बिट के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, और ये स्पिन बताता है। तो स्पिन वाले को हम लोग लिख लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। हमें इनसे लेना देना भी नहीं है ना, हमको ज़्यादा इनसे लेना देना नहीं है, तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर ना इनसे ना इनसे, लेना देना हमारा इन दोनों से, ठीक है। अब मेनली बात समझिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर यही दोनों मेन है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग लेके चलेंगे। अब समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के किस सब सेल में है और किस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है और किस तरीके से व्यवस्थित है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए समझ में आ रहा है, एक प्रिंसिपल बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ये अफबाउ प्रिंसिपल है, और अफबाउ प्रिंसिपल एक्चुअल में एक ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया है। अफबाउ प्रिंसिपल में कभी भूल के मत सोचिएगा कि अफबाउ जो है ना, वो किसी साइंटिस्ट का नाम है, क्लियर है। इसके पहले जितने भी प्रिंसिपल आए, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर था 11th के अंदर, उसमें जितने भी टॉपिक आ रहे थे लगभग वो हर किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे आ रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें आ रही थी वो सब के सब एक साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई थी। समझ में आ रहा है, या उनके द्वारा दिया गया था। अफबाउ प्रिंसिपल किसी के द्वारा दिया नहीं गया, एक सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत है केमिस्ट्री का, ठीक है। अब ये अफबाउ प्रिंसिपल में होता क्या है मेनली, तो मेनली समझिएगा ध्यान से, अफबाउ प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल यानी नियम है वो क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि एक्चुअल में जो ऑर्बिटल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अफबाउ प्रिंसिपल से निकालेंगे, और अफबाउ प्रिंसिपल मतलब नियम है ये। फिर से समझो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन की सेल के अंदर की व्यवस्था बताता है, ठीक है, व्यवस्था को डिफाइन करता है ना, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर व्यवस्थित है। अरेंजमेंट, ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है, लेकिन ये बताता किसके द्वारा है, अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्रिंसिपल बना है, इसके पहले बोरबरी साहब का नियम आया था, वहां से भी हम बता सकते हैं, लेकिन ये सबसे सटीक है, इसलिए हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो मेनली अफबाउ प्रिंसिपल किस पे काम कर रहा होता है, N+L रूल पे, N+L रूल पे, ठीक है। मेनली इसका कहना है कि देखिए किसी भी ऑर्बिट के अंदर या सिंपली किसी भी सेल या सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्चुअल में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बिहाफ पे भरे जाएंगे। समझ में आ रहा है, सबसे पहला रूल तो यही है इनका, क्या है कि देखिए अफबाउ प्रिंसिपल में N+L रूल क्या है, वो धीरे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मेनली समझिए इस पूरे का सार ये है, मतलब पूरे का एक मोटी मोटा अगर सारांश निकालें तो ये कहना चाहता है अफबाउ प्रिंसिपल कि एक्चुअल में ये एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हायर की ओर भरेंगे, है ना, यानी जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कैसा होगा, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, है ना, ये सबसे पहली बात है, क्लियर है। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर, और ये लोअर एनर्जी है कि हायर एनर्जी, वही ये डिफाइन कर रहा होता है N+L रूल। अफबाउ प्रिंसिपल मेन मोटिव या N+L रूल का मेन मोटिव यही है कि भैया लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, एनर्जी लोअर है कि हायर, ये N+L रूल से पता चल रहा होगा। अफबाउ प्रिंसिपल लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, इस तरह इलेक्ट्रॉन तुमको भरना है, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है अफबाउ प्रिंसिपल के अलावा। तो अफबाउ प्रिंसिपल में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, क्या है कि आपको हमेशा वो ऑर्डर क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के हो जाएंगे, ठीक है ना। या सबसे पहले उस सेल में भरे जाएंगे जिसमें सबसे कम एनर्जी है, फिर उसके बाद जब भरे जाएंगे तो तभी भरे जाएंगे जब पहले कम एनर्जी वाला भर जाएगा, तब हम ज़्यादा एनर्जी के पास पहुँचेंगे, ठीक है, आया समझ में। और जो एनर्जी वाला टर्म है, वो एनर्जी वाला टर्म है, मैं बस इतना ही लिख दूंगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N+L रूल से, ठीक है ना, बस इतना पकड़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है, ठीक,
आई होप पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहूँ तो इसके बारे में 10 लाइन लिख सकता हूँ, लेकिन 10 लाइन लिखने का कोई फर्क नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इस तरीके से अरेंज होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन बस आप इतने को पकड़ेंगे, काम चलते जाएगा, ठीक है। अब कहानी आती है कि जितना भी हम लिख लें नहीं समझ में आएगा जब तक हम उस चीज़ को अप्लाई न करें, ओके। तो अब चलते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक। इस पूरे को आप नोट कर लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंदर हमेशा ये चीज़ें आएंगी, स्पेशली इनऑर्गेनिक के अंदर तो भर पेट आएंगी। ऑर्गेनिक के अंदर तो कुछ चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं कि कार्बन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो एक बार आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे तो फिर नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ रहा है। लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर पल पल में नए नए एलिमेंट आएंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। तो चलिए देखिएगा, मेनली हमारे पास n तो समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ सेल है ना, नंबर ऑफ सेल, और l मतलब नंबर ऑफ सब सेल। अब ये नंबर ऑफ सब सेल की कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। मेनली अगर मेरे पास s सब सेल है, तो s सब सेल के लिए जो मेरे l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है p के लिए मेरे सब सेल की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ये भी 0 नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है d सब सेल, तो d सब सेल के लिए हमारे पास 2 और f के लिए 3, इतना याद रख लेंगे, ठीक है ना। अगर s सब सेल तो 0 p 1 d 2 f 3, ये रखना है वैल्यू। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सब सेल्स को, मतलब जितने भी हैं कहानियों को समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहला क्या है मेरे पास, सबसे पहला सेल है, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर का सबसे पहला सेल, ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का सबसे पहला सेल, ठीक है। इस पहले सेल की बात करें तो इसका मतलब नंबर ऑफ सब सेल कितना, नंबर ऑफ सेल 1 हो गया, ठीक। अब इसके अंदर कितने सब सेल होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। कितना होता है, 1 यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s, क्लियर है। फिर दूसरे पे आएंगे, मतलब एक तो वो हो गया, दूसरे पे जाएंगे, ये दूसरा सेल है तो दूसरे के अंदर कितने सब सेल होते हैं, 2 है ना। पहले के अंदर सिर्फ और सिर्फ s, दूसरे के अंदर s और p, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2s 2p, है ना। पहले हम अरेंज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक। फिर आएगा तीसरा सेल, तीसरे सेल के अंदर मतलब इसके जस्ट बाहर एक और सेल बन जाएगा, तीसरे के बाद तीसरा s, तीसरा p और तीसरा d, मतलब तीसरे सेल के अंदर 3 सब सेल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3s 3p 3d, ठीक है। आगे देखेंगे, बच्चा है थोड़ा सा समझ रहे होंगे, थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे मन के सच्चे, यहीं पे इस बात को समझ के हम आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे जाएंगे तो यानी एक और सेल बनेगा, ये चौथा है, और इसके अंदर टोटल कितने आ जाएंगे अब सब सेल, 4, s p d और f, ठीक है। तो अब चौथे के अंदर आ गए 4, यहाँ पे 4s 4p 4d 4f आ गया। यहाँ तक हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी सेल बनाने की जगह नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ तक लिखते हैं, अभी और आगे बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखना है। पहले ये समझते हैं सीखना क्या है, सीखना है कि हम कैसे भरेंगे। ये तो हम लोगों ने सेल अरेंज कर दिया, अब भरने का तरीका ऐसे नहीं होगा, भरने का तरीका किस पे काम कर रहा होगा, n+l रूल पे, है ना। अब n+l रूल कहता क्या है कि ये बताएगा एनर्जी, समझ में आ रहा है, एनर्जी का टर्म यही बता रहा होगा। मेनली 1s है तो 1 ऐसे ही रहेगा, और s की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी यहाँ पे वैल्यू है 1, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 1। 2s है तो 2s का मतलब 2 और s की वैल्यू 0, तो इसका मतलब सीधा मतलब 2 ही आएगा। 2p तो इसका मतलब 2 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और s तो इसका मतलब 3 ही होगा क्योंकि s का मतलब 0, 3p मतलब 4 हो जाएगा। अच्छा फिर 3 और d तो क्या होगा यहाँ पे, तो 3 और d की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे सब लिखा है, d की वैल्यू 2, तो 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 4 ऐसे ही रहेगा, s की वैल्यू 0 तो इसका मतलब 4 ही होगा। यहाँ पे मतलब जोड़ना है, देखो n+l यही तो कर रहा हूँ मैं, देखो n क्या है इसमें नंबर ऑफ सेल और l क्या है, तो ये जो सब सेल लिखे हो है ना, और सब सेल की वैल्यू रख रहे हो आप, क्लियर है कि नहीं है, ठीक। यहाँ पे 4p मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्योंकि 4 हो गया, l क्या है, l की वैल्यू मतलब p है तो p के लिए 1, तो 4 1 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, क्लियर है। अभी हम लोगों ने बता दिया कि इस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पहले में सबसे कम एनर्जी है 1, दूसरे में 2 है, तीसरे वाले में जाओगे तो 3 है, चौथे में भी 3 नजर आ रही है। अच्छा इस केस में क्या होता है पहले तो ये समझ लो, अगर हम इसको पकड़े तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि
अगर यहाँ पे दोनों सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो गए सेम, यहाँ भी एनर्जी 3 है, यहाँ भी एनर्जी 3 है, तो उस कंडीशन में हम किस पे काम करते हैं, उस कंडीशन में हम n की वैल्यू पे जाते हैं। मतलब ध्यान देंगे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एनर्जी दोनों में क्या नजर आ रही है सेम, तो उस कंडीशन में हम n की वैल्यू पकड़ते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। तो जैसे एनर्जी हमको हमेशा कम लेनी होती है, तो जब सेम हो जाता है तो वैसे n की वैल्यू जिसमें कम है, यानी जो सेल छोटा है या पहले है, उसको हम लेंगे। दैट मीन्स हम सबसे पहले किस में भरेंगे, इसमें, तब जाके इसमें भरेंगे। समझ में आ रहा है? तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये पहले पे होगा, फर्स्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमारा n यहाँ पे छोटा है। समझ में आया ना? इस बात को लिख लीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 5 है, फिर क्या आ गया 4, तो हम 4 के बाद 5 में भरेंगे, फिर 4 में भरेंगे। पॉसिबल है? नहीं, ये ज़्यादा है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3p के बाद फिर किस में भर देना चाहिए 4s में, यानी मुझे इसमें भरना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 ज़्यादा है, सबसे पहले हम कम वाले में भरेंगे, 5 में नहीं भरेंगे, तो इसमें भरेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो इससे पहले इसमें भरेंगे, क्योंकि देखो 3d मतलब इसमें n क्या है 3 है, यहाँ पे n 4 है, तो पहले इसमें भर लेंगे, फिर हम किस पे आ जाएंगे इस पे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे। अब आगे बढ़ा के लिख दें। अब सेल बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 4f के बाद हमारे पास आएगा 5s 5p 5d आएगा। इसकी भी वैल्यू पहले देख लो। 5s मतलब 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मेनली ध्यान से समझो, यहाँ पे 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 5 आ रहा है। तो ये बताओ सबसे पहले किस में भरेंगे, 4p के बाद फिर किस में भर देंगे 5s में, ठीक है। फिर किस में भरेंगे 4d, फिर 4d के बाद फिर किस में भर देंगे 5p में, फिर किस में भरेंगे 4f में, और फिर किस में भरेंगे 5d में। इस तरीके से हम भर रहे होंगे, ठीक है। यस और नो? आई होप समझ में आ गया होगा कैसे भरना है। तो ऑर्डर समझ में आ गया, और जब ऑर्डर समझ में आ गया आपको, तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा होता है कि कोई चीज़ मतलब कभी अभी आप बाउ प्रिंसिपल देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 5p सॉरी क्या आएगा 4p6 फिर 5s2 ऐसे चीज़ें आएंगी। तो उसमें कभी कभी आपको चीज़ें पहले और आगे पीछे होते हुए नजर आएंगी, जैसे 3p6 फिर क्या आएगा 4s2 और फिर आएगा 3d10। समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 3 वाला पहले आना चाहिए था, है ना, 4 से पहले आना चाहिए था, क्यों 3 वाला बाद में आया, इसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4s। क्लियर है ना? इसलिए ये बाद में आया और ये पहले आया। समझ में आया ना? यही कारण बनता है। आई होप समझ में आ गया होगा। और यही कारण डी ऑर्बिटल वाले केस में भी बनता है, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनमें यही सेम कहानी क्रिएट होती है। यहाँ से भी समझ सकते हो, वहाँ पे हमेशा क्या है कि पहले 4s मतलब s वाले में भरा जाता है, हमेशा s वाले में भरा जाता है, और जिस सेल के s में भरा जाता है उससे एक कम करके d वाले में भरा जाता है, क्योंकि पहले s में भर जाएगा क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे d वाले में, तो उसके बाद भरता है d वाला। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो डी वाले में ऐसा क्यों होता है कि पहले 4s2 आता है और फिर 3d10। समझ में आ रहा है? हमेशा बाद वाले से पहले वाले के डी ऑर्बिटल में भर रहा होता है, तो इसका कारण यही है, एनर्जी का टर्म, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको ऐसे पता चलेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हम पता ही करते रह जाएंगे, सही बात है, ऐसे तो कुछ नहीं पता कर सकते हम, है ना। तो इसके लिए हम लोग सुचारू रूप से एक व्यवस्था बनाएंगे, है ना, और उस व्यवस्था के अनुसार हम काम करेंगे, तब जाके हो पाएगा, ठीक है। बाकी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक प्रॉपर व्यवस्था, ताकि हमको ये सब झंझट में ना फंसना पड़े। कॉन्सेप्ट समझ लिया हम लोगों ने, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम किसी का भी लिखेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉपर व्यवस्था तो बना लें। चलिए व्यवस्था बनाते हैं, नोट करिए इसको। चलिए देखिएगा, अब हम तरीका क्या लगाएंगे, तो हम सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 1s लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2s 2p इस तरीके से, फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5d 5f। अब आपके मन में चल रहा होगा सर f के बाद gh क्यों नहीं आया। देखिए इससे ज़्यादा प्रॉपर आता ही नहीं, क्योंकि वो और हायर में चला जाता है, एनर्जी और क्या हो जाती है हाई, तो इसलिए हम इसीलिए हम लोग क्या नहीं करते हैं, इसके आगे वाले जो सब सेल्स हैं उनको नहीं डिनोट करते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी और हाई होती है। ले दे के फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग फिर से यहीं से चल रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 6x 6p 6d 6p फिर 6d और 6
हाँ 6f, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया 7s 7p, ठीक है ना। अब यहाँ से चाहो तो 7d बना लो 7f, बस इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने रखे जाएंगे 7। 118 ही तो है ना हमारे पास, इसीलिए हम लोग 7 रखते हैं। 7 पीरियड में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 7f क्लियर हो गया। क्या हुआ, अब सबसे पहले बनाते हैं, तो ऐसे एरो मारना है बस आपको, ठीक है। एरो, ये एरो से आपका अपने आप काम चलते जाएगा, ऐसे मारते जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे मार दो, फिर ऐसे, देखो बहुत शानदार तरीके से चल रहा होगा सब। अगर तुम एरो मारने लगोगे सब सीधा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम मारते जाओ, विश्वास रखो तुम सब सीधा मार दोगे। समझ में आ रहा है। अब जितना एरो मारा है तुमने, मतलब जितना तीर चलाया है, उन सभी तीर के ऊपर जितने भी नंबर हैं उन सबको बारी बारी रखोगे। सबसे पहला तीर ये था, तो यहाँ पे क्या आ गया 1s आ गया। उसके बाद दूसरे तीर पे कौन सा नंबर था 2s। तीसरे तीर पे कौन था, देखना पीछे से देखना है, गिनना हमेशा इधर से है। समझ में आ रहा है। तो क्या था 2p और फिर 3s। फिर उसके बाद तीसरे तीर पे देखो कौन है 3p 4s। फिर चौथे तीर पे देखो 3d 4p 5s, ठीक है। फिर इस वाले तीर पे देख लो 4d 5p 6x, x नहीं है, s है। फिर क्या है 4f 5d 6p 7s। देख के बोलना है, कोई भी बोल देगा। 5f 6d 7p, उसके बाद 6f 7d और उसके बाद 7f, ठीक है। चाहते तो हम लोग 8 वाला व्यवस्था बनाते तो अभी और बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ से फिर आ जाता, बट जाने दीजिए, ठीक है, इतने तक रहने देते हैं। अब मिलनी यहाँ तक बहुत है, क्योंकि यहाँ तक भी हमको ज़रूरत पड़ती नहीं है, आधे से ही हमारा पूरा काम निकल जाता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब मिल ये तो हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ पे, अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिनोट कर दिया है। हम लोगों ने डिनोट कर दिया है एक तो सेल और दूसरा सब सेल, लेकिन अभी ऑर्बिटल तो हमने डिनोट ही नहीं किया है ना। तो एस सब सेल के अंदर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अगर एस सब सेल है तो एस सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो पाए जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऊपर दिख रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 2। पी सब सेल के अंदर कितने पाए जाएंगे 3 नहीं सर, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो 1 होगा, गलत है हमसे, मतलब गलती हो गई। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लिखो, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिखो, ज़्यादा बेटर है, यही लिखना भी है। पी सब सेल के अंदर 6, डी सब सेल के अंदर 10 और एफ सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अट सकते हैं 14। इस बात को याद रखो और यही इनके ऊपर डिनोट कर दो कि एस है तो एस के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे क्या पुट कर देना है 2, जहाँ जहाँ एस दिख रहा है 2 डाल दो। कहीं और है नहीं है। फिर आता है पी, पी के ऊपर क्या डाल देना है 6, ठीक है, ये 6, यहाँ भी 6, कहीं और है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। डी जहाँ दिख रहा है 10, जहाँ डी दिखे तुरंत 10 लिख दो उसके ऊपर। ठीक है, हो गया। और उसके बाद फिर क्या आ गया एफ आ रहा है, तो जहाँ एफ दिखे तुरंत उसको देखते ही 14 लिख दो और यहाँ पे भी 14, ठीक है। बन गया आपका प्रॉपर व्यवस्था। इस तरीके से फिल करना है और यही ऑर्बिटल भी डिनोट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, पहले ये भी लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर नंबर ऑफ सेल, सब सेल, ठीक है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, अब तीर मारने वाला आप लोग समझ गए होंगे, दीजिएगा भैया। मिटाने वाला पूरा गर्म करके रखे हैं, बड़ा भाप से, मतलब क्या चाहते हैं, क्या मतलब भाप प्रोड्यूस करना, उससे मिटाएगा, अच्छी बात है। नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब सेल मिली, नंबर ऑफ सब सेल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ नंबर ऑफ सब सेल, सब सेल की मैं बात कर रहा हूँ, सब सेल, ठीक है। तो ये सब सेल है एस, पी, डी और एफ। तो एस के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 1, पी के अंदर 3 और डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 होते हैं। और हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने सकते हैं 2, तो 1 के अंदर 2, एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 है तो 6, 5 है तो 10 और 7 है तो 14। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं।
प्रॉपर व्यवस्था बन गई, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी यहाँ से हमको पता चलना है। यहाँ पे एस के अंदर 2 ऑर्बिटल है, इसका मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर, एस सब सेल के अंदर 1। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अटैच है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे 3। सब बातें पता चल गई। सब कौन सा सेल है, कौन सा सब सेल है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने ऑर्बिटल में है। क्लियर है, यानी कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है, और कौन से कौन से ऑर्बिटल में है, या कितने ऑर्बिटल है उस सब सेल के अंदर, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये सब बातें हमको पता चल जाएंगी इस प्रॉपर व्यवस्था के अंदर। ठीक है, अब करना क्या है कि इस व्यवस्था को अप्लाई करना है, इस सिस्टम को अप्लाई करना है बाकी एलिमेंट्स के ऊपर। तो स्टार्ट किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, स्कैंडियम से, बिकॉज स्कैंडियम इज द फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, तो स्कैंडियम हमारा पहला है, तो उसी से हम श्री गणेश करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन का। चलिए अब मज़ा आएगा। स्कैंडियम कितना होता है, 21 से स्टार्ट होता है। पहला डी ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 21, एलिमेंट का नाम स्कैंडियम, भूलिएगा भी मत। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, अच्छा पहला हो गया। अच्छा आखिरी वाला अगर आपसे कोई पूछ दे तब क्या होगा, एक्टिनम लास्ट है। सबसे आखिरी डी ब्लॉक एलिमेंट अगर आपसे पूछ दिया तो 112 मतलब Hg, क्या होगा Hg, सही। 112, 6 आगे उसके क्या होंगे, पी ब्लॉक के हो जाएंगे, तो 112 6 18। ठीक है, तो 112 मिलेगा। ये फर्स्ट है, पहले ये भी लिख लो, इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, दुनिया स्टार्ट कहाँ से होती है, दुनिया खत्म कहाँ पे होगी, ये पहले जान लेना जरूरी है ना। फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट और Hg 112, ये क्या है, लास्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट हमारी दुनिया यहाँ से हो रही है, कहाँ से, यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कैंडियम कितना होता है, 21 होता है। अब यहाँ से फिल करते हैं हम लोग। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए इसमें फ्लो में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 3d1। ठीक है, हो गया होगा, देखिए उनका आंसर है 2 2 4, इसको गिनिएगा 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 21। हो गया कि नहीं हो गया। इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है किस ब्लॉक के अंदर है, किस सबसेल के अंदर है, डी सबसेल के अंदर है कि नहीं है, और कितने हैं, 1। तो ये क्या कहलाएगा, सबसे पहला तो ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है, और डी ब्लॉक एलिमेंट भी इसके साथ साथ कहलाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट है इसीलिए ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। अब देखना क्या क्या बातें और पता चली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कुछ बताता है, अगर निकालने आए तो देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं ये पहला ही लिखूँ, इससे जो जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हम उसको निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ तो 3d1 है। तो 3d1 से ये पता चल रहा है कि ये पहला ग्रुप के अंदर, मतलब पहले ग्रुप के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 10, और डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 10। तो अगर डी ब्लॉक के अंदर डी सबसेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो पहले ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक के पहले ग्रुप में होगा। अब डी ब्लॉक का पहला ग्रुप स्टार्ट कहाँ से होता है, 3rd से। डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, 3rd से लेके चलता है और 12th तक चलता है। तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 3rd ग्रुप का एलिमेंट है। ये पता चल गया। याद भी रखिएगा, जो भी डी के अंदर आएगा नंबर, उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, 2। तो आपको ग्रुप का पता चल जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक से जस्ट पहले 2 ग्रुप होता है एस का। ठीक है, तो ये 1 है, तो इसमें 1 में 1 जोड़ देंगे तो तीसरा ग्रुप हो गया 3। इन्फॉर्मेशन पहले निकालो जो हो सकती है। कौन से सेल में है, अब सेल क्या बताता है, पीरियड। ग्रुप पता चल गया है ना। अब सेल क्या बताता है, पीरियड। तो आप कहेंगे सर 3 वाले में है, गलती है। देखिए यही चीज़ को पकड़ना होता है। ये 3rd में है, तो डी ब्लॉक हमेशा क्या होता है, आगे से पहले वाले में पड़ता है। तो इसका मतलब जो सेल है, मेन सेल का है, वो चौथा है ना। तो इस एक्चुअल में सेकेंड बात पे हमको ये पता चल गई कि पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड है। देखना सेल क्या बता रहा होता है, पीरियड। क्लियर है, याद रखेंगे 4th पीरियड का है। क्लियर है, आया समझ में। अब उसके अलावा ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब ये बातें आप पकड़ लोगे तो अपने आप चीज़ें चलेंगी। तो ये 2 बातें आप क्लियर कर लोगे। किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो दिख ही रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भरे जा रहे हैं, इसलिए क्या है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं। ठीक है ना, तो सियोरिटी सब लेते रहना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट।
तो ये दो बातें आप हमेशा याद रखेंगे, ग्रुप का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है आगे जाके। क्लियर है? चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। अब हमारे पास स्कैंडियम के बाद क्या आएगा? टाइटेनियम। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये कितना होता है 22, 21 के बाद 22 आता है। ठीक है, अब फिर करेंगे हम लोग तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट हम उठाएंगे इसको, बाहरी वाले को पकड़ेंगे। एक पता है तो लास्ट वाले को पकड़ो, यहीं पे आएंगे हम लोग अंत में 4s2 3d2। यह एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। दूसरा तरीका सुन लो, दूसरा तरीका सुन लीजिए। वो दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास होता है इनर्ट गैस। तो हम कभी भी किसी का अगर हम क्या दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हुए हम दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इनर्ट गैस पकड़ेंगे जो 18th ग्रुप के अंदर होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, ऑर्गेन्सॉन। ये जो 6 एलिमेंट है, सॉरी 7 एलिमेंट है, इन सातों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हुए हम लिखेंगे। मतलब हमको पता है कि टाइटेनियम से पहले जस्ट कौन सा इनर्ट गैस आके गया है अभी। देखो ये क्या है, स्टॉपेज है, ये सब के साथ 7 स्टॉपेज डाले गए हैं पूरे के अंदर। समझ में आ रहा है? ये स्टॉपेज है, दैट मीन्स ये बता रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, सबको पहुँचना है। तो मेरे लिए टाइटेनियम किस स्टॉपेज के नज़दीक है, मतलब कौन सी इनर्ट गैस के नज़दीक है? ऑर्गन के नज़दीक है। ऑर्गन का कितना होता है? 18। और वो कहाँ से कहाँ तक होता है देखना ध्यान से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले इसको पकड़ना। 1s2 एक्चुअल में किसका होता है? हीलियम का। तो 1s2 अगर लिखा गया तो हम क्या लिख देंगे? हीलियम। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 पूरा मिला के ये नियॉन का होता है ना? ध्यान देना। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये पूरा मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्गन का होता है। समझ में नहीं आया? इस बात को भी डिनोट कर लो। तो एक्चुअल में मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक अब लिखूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट उस पूरे की जगह पे क्या डाल दूंगा? ऑर्गन। ऑर्गन कितने नंबर पे आता है? 18। तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? ऑर्गन। लिख दिया ऑर्गन। देखना ध्यान से, क्या लिख दिया? ऑर्गन। ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। ऑर्गन कितने पे आता है भैया? 18 पे। तो 18 पे ऑर्गन है। अब 18 के आगे का लिखूंगा मैं, दैट मीन्स क्या लिखूंगा? 4s2 3d2। समझ में नहीं आया? ये बनेगा। क्लियर? याद होना चाहिए, अगर नहीं याद रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। मिली कहाँ से कहाँ तक? 1s2 है तो हीलियम का है, 1s2 2s2 2p6 नियॉन का है, तो 1s2 2s2 2p6 के डायरेक्ट क्या लिख देंगे? नियॉन। अब उसके आगे लिखेंगे, मतलब उसके आगे अगर है, लेकिन अगर हमारा स्टॉपेज आर्गन के आगे है तो दैट मीन्स हम आर्गन को पहले लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। क्लियर है? इस बात को पकड़ के चलेंगे तो ईजी होगा। अदरवाइज एक ही चीज़ को आप 4 बार लिखोगे तो आप इरिटेट हो जाओगे। आप कहोगे हम करबे नहीं करेंगे, छोड़ दोगे आप। समझ पा रहे हो? तो आप छोड़े ना, इसके लिए केमिस्ट्री ने थोड़ा बहुत आपके लिए इजी बनाया है। समझ आ रहा है? इजी हम ही लोगों ने किया है, मेनली हम लोगों ने सोचा कि आर्गन का हमको पता है ना? हाँ क्या हुआ? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। लास्ट वाला हमारा क्या था? 7th ग्रुप था, 7th पीरियड। उसका क्या था ट्रिक? ऐसे रूप दोबारा से जाओ भैया, हंसना मत। दास राजू सोचेंगे, सोचेंगे तो सोचेंगे कहेंगे या सोचेंगे, जो भी था। तो उस कंडीशन में हमारा HG नहीं आया था, ठीक है ना? वहाँ पे था, ऊपर वाले में था, एक्चुअल में लाहफ था, वरना रेहान ओसामा पीटेंगे, रेहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, तो वहाँ से HG आया था। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। वहाँ से फिर कॉपरनीशियम, यानी एक्चुअल में लास्ट हमारा 7th पीरियड का ऐसे रूप दोबारा से जाने वाला था, और लास्ट में आया था सोचेंगे या कहेंगे, और कहेंगे के लिए हम लोगों ने क्या लिया था? CN, तो कॉपरनीशियम। ठीक है, माइंड है स्टक्ड हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। आपका भी है, हमारा भी है। अब इसके ऊपर मुझे आप केस करने जाए तो क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? बताइए, कोर्ट कचहरी में क्या फ़ायदा, कौन सा मज़ा मिलेगा आपको? अब इतने छोटी छोटी बातों के लिए बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़िएगा। भावनाओं की कद्र है आपकी। उसके बाद देखेंगे वेनेडियम आता है। वेनेडियम का 23, ठीक है, 23 होता है। अब 23 का अगर हम डिनोट करें तो फिर से हम वही काम करेंगे। ऑर्गन 18 पे है तो ऑर्गन को लिख देंगे, ऑर्गन के बाद लिखेंगे क्या होगा? 4s2 3d3 हो जाएगा। वेनेडियम के बाद क्या आएगा? क्रोमियम। क्रोमियम का कितना होता है? 24। फिर से आर्गन के बाद ही लिखेंगे 4s1 3d4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4s2 3d4। क्लियर है?
देखिए ये सब आपको ऐसे नजर आएंगे, जितने भी ये सब सरल नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेल की व्यवस्था नजर आएगी, ऐसे यहाँ पे नजर आएगी, यहाँ से यहाँ पे भी नजर आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो जो यहाँ पे आपको व्यवस्था नजर आ रही है वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा तो ये वाली व्यवस्था मैंने पहले ही बता दी है। इस वाली व्यवस्था में कि जब S पे 2 हो, D पे 4 हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, S 1 में हो जाता है और D 5 हो जाता है। तो एक्चुअल में कहानी में ये ट्विस्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ फील्ड के केस में स्टेबिलिटी का फंडा लग जाता है और हाफ फील्ड का केस बन जाता है। ठीक है, हाफ फील्ड का केस, क्योंकि 2 दिन से हम लोग कुछ पढ़े ही थोड़ी ना डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर, बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। अब इतना तो हम लोग को इतना पता ही चल चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी चीज़ आसान है ना। ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आसान है। ठीक है, तो क्रोमियम जो है एक्सेप्शन है, वो नॉर्मल की तरह काम नहीं करता है, ध्यान देंगे। इस पे स्टार लगा लेंगे, ये अपने आप में थोड़ा सा एडवांस एलिमेंट है। ठीक है, क्रोमियम, और एक्चुअल में ये क्रोमियम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको डिस्टर्ब करेगा। मैंने बोल दिया ना 4s2 3d, 4 की कंडीशन में हमेशा 1 को भेज दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को भेज दो D के अंदर और उसको हाफ फील्ड कर दो। अब समस्या क्रिएट नहीं होगी। 25 नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीज आएगा ना, मैग्नीज आएगा। इसका बनाओ तो ऑर्गन के बाद ही चलेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, कोनो ये मत सोच लीजिएगा कि इनर्ट गैस के पहले हम लिखते हैं, मतलब कोई इनर्ट गैस ले लेते हैं उसके पहले, तो ऐसा गलती से मत करिएगा, हमेशा एक स्टॉपेज के बाद का सोचिएगा, है ना। वैसा नहीं कि अगले स्टॉपेज के पहले हम देख रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख दें, जैसे आर्गन के बाद क्या आता है, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन। कितने नंबर पे आता है, 36 पे आता है। तो मेनली हम पहले यहाँ पे लिख दें क्रिप्टॉन है यहाँ पे, और उसके पहले हम लिखें, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। हाँ, आर्गन, आर्गन, ठीक है, आर्गन 4s2 3d5, 4s2 3d5, ठीक है ना। 18 है यहाँ पे, 18 2 20, 20 5 25, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी भी नहीं। ऐसे ही आप आगे भी चलते जाओगे, है या ना, चलते जाओगे तो एक आएगा कहाँ पे, देखो 4 अंक बाद, 4 अंक बाद मतलब कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 29, यानी जिसको हम बोलते हैं कॉपर, है ना, कॉपर। बाकी व्यवस्थाएं ऐसे करेंगे। 29 पे जब जाएंगे आप कॉपर के पास, तो कॉपर भी सेम कहानी क्रिएट करेगा, है ना। यहाँ पे ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद जब जाओगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 4s2 3d10, सॉरी 3d9। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मैंने बताया 2 है, तो यहाँ पे इसको 10 बना दिया जाएगा, तो 3d10 हो गया, 3d10। यानी कॉपर भी अपने आप में क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर है, ये भी इस तरीके से होता है, क्योंकि ये भी क्या कर लेगा, फुल्ली फिल्ड वाला केस दिखाएगा, है ना, फुल्ली फिल्ड शो करना चाहेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। बाकी 30 वाला तो सीधा होता है, जिंक, कोई समस्या नहीं है। तो पहले, यानी अगर मैं बात करूं स्कैंडियम जो आता है वो किस पीरियड से आता है, ये तो 3rd सीरीज है ना, सॉरी 3rd सीरीज नहीं, इसको बोलते हैं 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3D सीरीज है और 4th पीरियड का है। तो 3D सीरीज या 4th पीरियड के अंदर 2 एक्सेप्शन होते हैं, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है ना। 4th पीरियड के अंदर 2 एक्सेप्शन होते हैं। क्लियर है, आएगा समझ में। तो इस तरीके से आप 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए हैं। बाकी 4D, 5D और 6D आप खुद करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे तो उसको देख लेंगे। टाइम की कमी के कारण मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।